नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। जय हिंद। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत का पहला चैप्टर यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन, इस पर लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पोर्तुगीज़ का भारत में आना, फिर डच लोगों का भारत में आना, अंग्रेज़ों का भारत में आना, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस लास्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग फ्रांसीसियों का भारत में आना, उस पर चर्चा करेंगे। मगर उसके पहले एक कंपनी और भारत में आई थी, डेनिस, उसको समझते हैं। डेनिस लोगों का भारत में आना दरअसल एक छोटा सा घटनाक्रम है, और फिर फ्रांसीसी भारत में आए जो अंतिम कंपनी थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ्रांसीसियों का ने ही सबसे बड़ी टक्कर दी थी अंग्रेज़ों को, और भारत उन दोनों की बैटलफील्ड बना। सबसे बड़ी चुनौती ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में फ्रांसीसी ही थे, और उन फ्रांसीसियों के साथ में अंग्रेज़ों को कर्नाटक युद्ध लड़ने पड़े, और उन कर्नाटक युद्धों में फ्रांसीसी हार गए और फिर भारत से पलायन करके चले गए। तो सबसे पहले बच्चा हम इस चीज़ को समझते हैं कि डेनिस जो थे वो भारत में आए, और कौन कौन से सेटलमेंट उन्होंने भारत में स्थापित किए। तो सबसे पहले तो अंग्रेज़ों के बाद सन 1616 में डेनिस लोग भारत में आते हैं, 1616 में। और इन्होंने कुछ खास भारत में कुछ ज़्यादा गतिविधियां संचालित नहीं की, पर क्योंकि यूरोपियन कंपनी आई है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा, सीक्वेंस तो पता होना ही चाहिए। और इन्होंने सबसे पहली अपनी फैक्ट्री जो लगाई वो 1620 में त्रावणकोर में लगाई। कहाँ पर स्थापित की बच्चा? त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री इन लोगों ने स्थापित की, डेनिस लोगों ने। इन्होंने अपनी सेकेंड फैक्ट्री 1676 में सेरामपुर बंगाल में स्थापित की, और यही सेरामपुर बंगाल में इनकी फैक्ट्री के इनका पूरे ट्रेडिंग रूट्स का हेडक्वार्टर बना। 1745 में इन्होंने सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेच दी और भारत छोड़ करके ये लोग चले गए। यानी कि इनका हेडक्वार्टर, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हेडक्वार्टर क्या था, और भारत में इन्होंने अपने सेटलमेंट किसको छोड़ करके चले गए। बस डेनिस लोगों में इतना ही कुछ खास है, बाकी इसके अलावा कुछ खास नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलें तो अगला टॉपिक आता है भारत में फ्रांसीसियों का आना। भारत में फ्रांसीसियों की बस्तियां, थोड़ी सी सेटलमेंट सोच लीजिए, समझ लीजिए। एक जगह आप लोग पढ़ते होंगे माहे, है ना, पुदुचेरी जिसको हम बोलते हैं, पौंडीचेरी जिसका पुराना नाम है। ये फ्रांसीसियों का भारत में हेडक्वार्टर था। क्या था बच्चा? हेडक्वार्टर था, यानी राजधानी थी। तो इनकी प्रमुख जो सेटलमेंट हैं, एक थी चंद्रनगर जो कि बंगाल में आता है, जो इन्होंने 1675 में बनाई थी। दमन 1616 में, पौंडीचेरी 1674, कराईकल इन्होंने बनाई, और श्रीनकोमल ये श्रीलंका का आता है, और माहे। ठीक है, कुछ ये प्रमुख फ्रांसीसियों के सेटलमेंट भारत में थे। अब फ्रांसीसियों का भारत में आना, दरअसल फ्रांसीसी कंपनी जो भारत में आई, ये पहली ऐसी कंपनी थी जो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में थी। जब लुई 14 फ्रांस का राजा था, तो उसके समय पर ना फ्रांस में कई सारी घटनाएं घटित हुई, जिन्होंने फ्रांस के इतिहास में एक बेंचमार्क बनाया। और उनमें से, उन्हीं घटनाओं में से एक घटना थी एक कंपनी की स्थापना, और ये कंपनी उसके एक मंत्री ने स्थापित की थी बजट के माध्यम से। जैसे नहीं हमारी सरकार होती है जो कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इस्टेब्लिश करती है, जस्ट वैसे ही एक पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी फ्रांस के मंत्री ने लुई 14 के समय पर 1664 में कोलबर्ट, याद रखना इस वित्त मंत्री का नाम था, फाइनेंस मिनिस्टर का कोलबर्ट, और इसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, और उसका नाम था द कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस। कंपनी देस इंडस ओरिएंटलिस। ठीक, ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। क्या थी बच्चा? सरकारी कंपनी थी। ठीक है ना।
अब क्या हुआ कि जब कंपनी स्थापित हो गई तो अब भारत से ट्रेड करने के लिए कुछ रियायतें चाहिए आपको, कुछ न कुछ आपको सरकार से मदद चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, भारत में अपना एक डेलीगेशन भेजा और 1667 में फ्रांसिस कैरो, ये एक बंदा था जिसकी लीडरशिप में भारत में एक दल आया। फ्रांसिस कैरो, पहला डेलीगेशन फ्रांसीसी सरकार का, और इसने भारत में आकर के सरकार से सपोर्ट मांगा, ट्रेड करने की परमिशन मांगी, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब भी रहे। और उनको पहली बार मंजूरी मिल गई कि भाई आप सूरत में 1668 में सूरत में क्या कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री स्थापित कर सकते हो। यानी फ्रांसीसियों का पहला सेटलमेंट, पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित हुई बच्चा, सूरत में 1668 में। गॉट इट माय पॉइंट? इसको दिमाग में बिठा लेना। अच्छा, इसके पहले किस कंपनी ने कौन सी पहली सेटलमेंट कहाँ स्थापित की, पूरी सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इनको आपस में मर्ज करो, इनको मिक्स करो, तब जाकर के आपकी स्टडी में मजबूती आएगी। अब क्या हुआ, सूरत को सबसे पहले स्थापित करना चाह रहे थे। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सूरत जो था वो बड़ा बंदरगाह था, प्रमुख सेंटर था ट्रेड के लिए। अब ये जो सूरत में फैक्ट्री स्थापित की, उसके नेतृत्व किया था फ्रांसिस कैरो ने, उसके नेतृत्व में सेटलमेंट स्थापित हुई। दूसरी फैक्ट्री जस्ट एक साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में सेकेंड सेटलमेंट फ्रांसीसियों ने लगाया। सेकेंड सेटलमेंट। अब ये जो कंपनी थी, याद रखना, इसने पहली कोठी बनाई, दूसरी कोठी बनाई, और दूसरी जो कोठी बनाई थी मसूलीपट्टनम में, उसके लिए उसने मदद ली थी गोलकुंडा रियासत की। गोलकुंडा रियासत से परमिशन लेकर के उन्होंने बनाई। और इसके बाद में अब बात आती है पौंडीचेरी की। किसकी? पौंडीचेरी, ठीक है ना। अब इसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी अपने सेटलमेंट और मजबूत करती है। तो हुआ ये कि 1673 में एक बंदा था फ्रांसिस मार्टिन, उसने क्या किया, शेर खां लोदी से, जो कि सूबेदार था, उससे पुडुचेरी नामक एक गांव ले लिया। कौन सा गांव लिया? पुडुचेरी। किसने लिया? फ्रांसिस मार्टिन ने लिया पुडुचेरी, जो बाद में बन गया पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी में फ्रांसिस मार्टिन ने एक किला बनाया जिसको हम बोलते हैं फोर्ट लुई। क्या बोलते हैं? फोर्ट लुई। ये किला बनाया इसने फ्रांसिस मार्टिन ने, ठीक है। अब चीजों को समझना, किस तरीके से खास तौर पे फ्रांसीसियों ने अपना एक्सपांसन करना शुरू किया, अपना ट्रेडिंग, जो उनका जो व्यापारिक विस्तार है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया। और पौंडीचेरी, जो कि पुडुचेरी एक गांव से बना, यहाँ पर उन्होंने अपना सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया। सत्ता उनके हाथ में यहाँ पर रही। और इसके बाद में खास तौर पे 1672 एक टाइम आता है, खास तौर पे 1672 में ये घटना घटी थी कि जो एक फ्रांसीसी अधिकारी था, उसका नाम था एडमिरल डे, उसने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंट थॉमे छीन लिया था, ठीक है। और बाद में ये हुआ कि अंग्रेज़ों का और इनका विवाद भी होने लगा। मगर फ्रांसीसियों ने बाद में, जब ये एक संधि होती है रिजविक की संधि, उस संधि के बाद से ना पूरा पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के हाथ में ही रहा। और उसके बाद में लास्ट तक, यानी जब तक इंडिया में फ्रांसीसी रहे, लास्ट आज़ादी के बाद भी, तब तक ये इनका हेडक्वार्टर बना रहा। 1674 में बंगाल के सूबेदार था शाइस्ता खां, उसने एक जगह फ्रांसीसियों को प्रदान की। और यहाँ पर फ्रांसीसियों ने फिर बाद में एक कोठी बनाई जिसको हम बोलते हैं चंद्रनगर, जो मैंने अभी आपको बताया था, बंगाल में एक कोठी थी इनकी, इनका एक सेटलमेंट था। तो बंगाल में चंद्रनगर सेटलमेंट इन्होंने बनाया शाइस्ता खां की परमिशन से। शाइस्ता खां जो कि मामा था औरंगजेब का, याद रखना, और बंगाल का सूबेदार था। और इसको बंगाल का सूबेदार तब बनाया था जब शिवाजी के हाथों ये हार गया था, तो इसको औरंगजेब ने बंगाल भेज दिया था। 1693 में डचों ने अंग्रेजों की सहायता से पौंडीचेरी को छीन लिया था। डच लोगों ने अंग्रेजों की सपोर्ट से पौंडीचेरी छीन लिया। बाद में 1697 में एक रिजविक की संधि हुई, मैंने अभी जिसका जिक्र किया था। रिजविक की संधि से फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी वापस पुनः प्राप्त हो गया।
1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड था ट्रेड के लिए, उस पर कैप्चर कर लिया। 24 में इन्होंने मालाबार में कब्जा कर लिया, माहे पर कब्जा कर लिया मालाबार कोस्ट में। 1739 में इन्होंने करिकाल पर भी अधिकार कर लिया और इस तरह से भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के प्रमुख क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो जाता है, इनका फ्रांसीसियों का। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके बाद में एक चीज़ और यहाँ समझिएगा, फ्रांसीसियों ने जब जैसे अपना सेटलमेंट मजबूत किया तो फ्रांसीसियों की सत्ता को भारत में संभालने के लिए कुछ गवर्नर्स आते हैं। जैसे जब, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, मॉरिशस को कैप्चर करने के बाद ना इनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई और जैसे इन्होंने डुप्ले जब फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आया, 1742 की ये बात है, जब डुप्ले भारत में आता है तो डुप्ले का भारत में आना दरअसल फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को काफ़ी बढ़ा देता है और इसी के कारण ये रहा कि फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों का झगड़ा होता है जिसे इतिहास में हम कर्नाटिक वॉर कहते हैं। उसके लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति जो था वो था डुप्ले। तो कैसे वो कर्नाटक युद्ध हुए वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, मगर अब इन यूरोपियन कंपनियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में आप लोगों को तैयार करना है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने कहा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा सबको पता है भारत में आने वाला पहला यूरोपियन यात्री था। पेड्रो अल्वारेस कैब्रेल, मैंने बताया था ये दूसरा पुर्तगाली था जो भारत में आया था। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। हॉकिंस पहला अंग्रेज दूत था जो भारत में आया। जॉब चार्नक जो कलकत्ता का फाउंडर बना था। फ्रांसिस डे जो मद्रास का संस्थापक बना, फ्रांसिस डे। और बंबई का संस्थापक गेराल्ड ओंगियार था जो बंबई का फाउंडर बना था। इसके बाद में कुछ और यूरोपियन व्यक्ति अगर हम पढ़े जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर मैंने बताया कि वो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में बना था उसका पहला एडमिनिस्ट्रेटर था। फोर्ट विलियम किला कलकत्ता में अंग्रेजों का पावर का सेंटर जिसे हम कहते हैं। विलियम नॉरिस कौन था? जो 1638 में नई कंपनी बनी थी अंग्रेजों की, कंपनी का नाम था ब्रिटिश ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट। उसका एम्बेसडर बनकर के भारत में वो आया था पर उसको कुछ खास फायदा नहीं मिला। फ्रैंकोइस मार्टिन फ्रांसीसियों का पौंडीचेरी में पहला गवर्नर। फ्रैंकोइस मार्टिन फ्रांसीसियों का पहला गवर्नर पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी इनका हेडक्वार्टर था। फ्रांसिस डे मद्रास का फाउंडर, अभी पढ़ा हमने। इसके अलावा शोभा सिंह का नाम याद रखना, ये वर्धमान के जमींदार थे जिसने 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। शोभा सिंह वर्धमान जो कि बंगाल में आता है, उसके जमींदार। इब्राहिम खां, इन्होंने कालिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती गांव के जमींदार थे जो इन्होंने अंग्रेजों को सौंप दी थी। जॉन सरमन मुगल सम्राट के समय पर आया हुआ एक डेलीगेशन था, ग्रुप था, उसका नेतृत्व कर रहे थे जॉन सरमन। और इससे फरुखसियर को उनके साथ में आए हुए एक डॉक्टर हैमिल्टन ने फरुखसियर को ठीक किया जिसके बदले उनको काफ़ी सपोर्ट मिला। फादर मानसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला पहला शिष्टमंडल का अध्यक्ष था। कैरोन फ्रैंक भारत का पहला फ्रांसीसियों का सेटलमेंट जो उसने स्थापित किया था सूरत में, वो व्यक्ति था। अब कुछ महत्वपूर्ण तारीख, 1498 वास्को डी गामा भारत आया। 1500 सेकेंड पुर्तगाली भारत आया। 1501 वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। 1510 गोवा पुर्तगालियों के अधिकार में चला गया। 1530 कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी, पुर्तगालियों की पहली राजधानी कोचीन। 1599 ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फिर 1661 पुर्तगालियों से बम्बई अंग्रेजों को मिल गया। 1664 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1690 जॉब चार्नोक ने कलकत्ता बसाया। 1708-9 ब्रिटेन के दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय हो गया था। 1759 बेदरा की लड़ाई जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और डच भारत की सरजमीन से बाहर हो गए। 1760 वांडीवास का युद्ध हुआ था और ये वांडीवास का युद्ध क्या था इसके लिए आप इंतजार करिए अगली क्लास का। अगली क्लास में हम बात करेंगे कर्नाटक युद्धों के बारे में, कैसे अंग्रेज फ्रांस आपस में लड़े और कैसे अंग्रेज जीत गए, डुप्ले कौन था, क्या भूमिका थी, इन सब मुद्दों पर
हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करिए। एग्जामिनेशन कौन सा भी हो, आपके दृढ़ निश्चय से बड़ा होता नहीं है, और जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है वो ज़िंदगी में कुछ भी खोता नहीं है। इसलिए इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप में बहुत कैलिबर है, आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। आप वो कृष्ण हो जो एक मैदान में खड़ा है जहां हजारों लाखों कॉम्पिटिटर हैं। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जहां पर आप ही अर्जुन हो और आप ही कृष्ण हो। आप ही को लड़ना है, आप ही को सीखना है, आप ही को खुद को मोटिवेट करना है और ज़िंदगी में आप ही को आगे बढ़ना है। तो यकीन मानो, खुद पर भरोसा रखें। खुद पर भरोसा रखेंगे तो ज़िंदगी में किसी दूसरे पर भरोसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी से उम्मीद मत कर मेरे दोस्त, उम्मीद हमेशा आपको दर्द देती है और दर्द आदमी को तोड़ता है। इसलिए उम्मीद मत रख किसी से। अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर, अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ाई खुद कर, अपनी ज़िंदगी के लिए मेहनत खुद कर। यकीन मान, एक दिन तेरा भी ज़रूर आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट मेरे सारे प्यारे बच्चों को। ज़िंदगी में अपनी अपनी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश करते रहें। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। संघर्ष हमारे हाथ में है, संघर्ष करते रहिए। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।